तो ये है सीरियल का दूसरा एपिसोड। वैसे मैंने पहला एपिसोड बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, लेकिन उसमें कॉपीराइट आ गया। अब कॉपीराइट हटाने गई तो वो सीरियल कट के छोटा हो गया और मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। खैर कोई बात नहीं, मुझे चाइनीज सीरियल देखना पसंद है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे सीरियल की बातें करना पसंद है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में देखा था, विवुशियन मुंह कोल छोड़ के निकल आता है। दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है विवुशियन रास्ते में सफर कर रहा होता है। इसके बाद विवुशियन एक कुएं के पास बैठ के पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। उन्हें देख के विवुशियन मास्क लगा लेता है। वो लोग भी काफी दूर से सफर करके आए होते हैं, तो वो लोग भी कुएं के पास आके सब लोग पानी पीने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अजीब बात है, एक बात बताओ, दाफू पर्वत के करीब आते ही दिशा दशरथ ने काम करना क्यों बंद कर दिया? तो दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हारा दिशा दशरथ खराब हो चुका है, तुम्हें नया लेना चाहिए। हम दाफन पर्वत के करीब ही हैं, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। अगर हमसे पहले कोई पहुंच गया तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तब विवुशियन बोलता है, सुनो दोस्तों, क्या इस पर्वत पे हाल ही में कोई घटना घटी थी? फिर दूसरा आदमी बोलता है, शायद तुम नहीं जानते, दाफन पर्वत पर पहले एक झरना हुआ करता था, फिर धीरे धीरे वो गायब हो गया। मैंने सुना है दाफन पर्वत पे कुछ आत्माएं रहती है जो काफी लोगों की जान ले चुकी है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई शैतानी आत्मा रहती है, ये देखो, शैतानों की तरफ इशारा करने वाले सारे कांटे स्तर है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अगर ये सच है तो उन लोगों की जान किसने ली? शायद तुम्हारी ये दिशा दशरथ ही खराब है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, नामुमकिन है, क्या तुम नहीं जानते ये दिशा दशरथ किसने बनाया है? फिर दूसरा आदमी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मुझे पता है, ये दिशा दशरथ विवुशियन ने बनाया है। विवुशियन बैठ के इनकी बकवास सुन ही रहा होता है। तो ये आदमी बोलता है, वो कोई भगवान नहीं है। तो दूसरा आदमी बोलता है, क्या उसका कोई अंतर खराब हुआ है? तो दूसरा आदमी बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर दूसरा आदमी बोलता है, तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या उससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती? तुम हमेशा उसे कोसते क्यों रहते हो? इन्हीं सब बातों से ये दो आदमी लड़ने लगते हैं। तो विवुशियन यहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन विवुशियन का गधा यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन तब भी विवुशियन उसे खींच के ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की सेब लेकर आती है और विवुशियन से कहती है, ये इसे खिलाओ। असल में इस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये जब भी दाफिन पर्वत को देखती है तो ये नाचने लगती है। कुछ समय पहले इस लड़की की शादी हुई थी। एक दिन इसके पति जंगल में लकड़ी लेने गए थे, लेकिन वहाँ पे काली हवाओं ने उनकी जान ले ली। ये लड़की भी उन्हें ढूंढने वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ से जब लौटी तो पागल हो गई। इसके बाद विवुशियन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो विवुशियन उस जगह पहुँचता है तो देखता है कुछ लोग जाल में फंसे चिल्ला रहे होते हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। विवुशियन कुछ करे इससे पहले एक छोटा लड़का भागता हुआ आता है और निशाना साधता है। उसके बाद कहता है, तुम ही इसमें कैसे फंस जाते हो? मैंने जंगलों में 400 से ज्यादा जाल बिछाए हैं, लेकिन हर बार शिकार से पहले तुम लोग ही इसमें फंस जाते हो। ये सुन के विवुशियन मन में बोल रहा होता है, ऐसे जाल काफी महंगे आते हैं और इस बंदी के पास ऐसे 400 जाल है। लैंडिंग के लोग वाकई काफी अमीर है। इसके बाद यहाँ पे वो पागल लड़की आ जाती है और चिल्लाने लगती है, क्या तुम सेब खाओगे, क्या तुम सेब खाओगे? ये सुन के विवुशियन का गधा उसकी ओर तेजी से भागता है और साथ ही विवुशियन को भी घसीटता हुआ ले आता है, उसको वहाँ पे पटक देता है। विवुशियन को देख के वो लड़का विवुशियन के पास आता है और विवुशियन को देखने लगता है। इसके बाद बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो? फिर विवुशियन जल्दी से उठता है, उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? फिर ये लड़का बोलता है, घर से निकल जाने के बाद तुम पागल हो गए थे ना, देखो जरा अपनी हालत क्या हो गई है। मेरे मामा ने अच्छा किया जो तुम्हें अपने कबीले से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस वक्त मेरी माँ के कबीले ने तुम्हें कैसे अपना लिया? फिर विभूषण मन में बोलता है, मुझे पता नहीं था वो शांशु वाकई सरदार जिन की नजर जला दे। फिर ये लड़का बोलता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता, चोर कहीं के। फिर विभूषण बोलता है, चोर किसको कहा? तो ये लड़का बोलता है, तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। फिर विभूषण बोलता है, काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें थोड़ी तमीज भी सिखाई होती। इतना सुन के ये लड़का विभूषण पे भड़क जाता है और तलवार निकाल के विभूषण पे वार करने लगता है, लेकिन विभूषण बच जाता है और इसको अपने जादू की मदद से जमीन पे अटका देता है और फिर इसकी तलवार उठा के वो जाल काट देता है जिसमें लोग फंसे होते हैं। फिर ये लड़का बोलता है, मैंने सुना था तुम शक्तिशाली हो, पर तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुम नहीं बचोगे। जानते हो आज कौन आ रहा है? फिर विभूषण बोलता है, ओह मैं तो बहुत डर गया। फिर ये लड़का बोलता है, चाहे तो मुझे, वरना मामा से शिकायत करूंगा, फिर देखना तुम। फिर विभूषण बोलता है, मामा से क्यों, पिताजी से शिकायत करो ना। वैसे तुम्हारा मामा है कौन? इसके बाद यहाँ पे जियांग शेंग आ जाता है और ये लड़का जियांग शेंग को देख के मामा मामा कह के पुकारने लगता है और विभूषण जियांग शेंग को देख के चुपचाप यहाँ से निकल रहा होता है। तो जियांग शेंग बोलता है, रुको। फिर जियांग शेंग इस लड़के से बोलता है, चिनलिंग तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं सीख पाए? फिर जियांग शेंग चिनलिंग के ऊपर से वो जादुई कागज हटा देता है। फिर चिनलिंग खड़ा होकर गुस्से से विभूषण पे तलवार से वार करने जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लैंसन वहाँ आ जाता है और अपने जादू की मदद से इसका वार बेकार कर देता है। विभूषण लैंसन को देख के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, छुप के लैंसन को देखता है और फिर धीमी सी आवाज में बोलता है, आज का दिन ही बेकार है। फिर जियांग शेंग लैंसन से कहता है, वाकई जहाँ मुसीबत होती है तुम वहाँ पहुँच ही जाते हो,
लेकिन आज तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? हमेशा की तरह मेरा शेर चुराने आए हो या वाकई किसी को ढूंढ रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैंने सुना है पिछले 16 सालों में तुम पूरा देश घूम आए हो। इसके बाद जिंकी बोलता है, सरदार आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर चेंग शेंग कहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर समझदार लड़का कहता है, कुल प्रमुख, इस शिकार में हिस्सा लेने का हक सबको है, लेकिन आपने दिफान पर्वत पे हर जगह जाल बिछा रखे हैं जिसके कारण यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। क्या आपको नहीं लगता आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? फिर चिल तिंग बोलता है, लोग बेवकूफ हैं जो हमारे जाल में फंसते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे पहले शिकार को पकड़ के दिखाओ। इसके बाद लैंसन चिल तिंग का मुंह बंद कर देता है। लैंसन के पास ऐसी जादुई शक्तियाँ थी जिसके कारण वो किसी का भी मुंह बंद कर सकता था। इसके बाद चियांग शेंग बोलता है, लैन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे किसी का भी मुंह बंद नहीं कर सकते, तुरंत इसे आजाद कर दो। इसके बाद समझदार लड़का कहता है, कुल प्रमुख चियांग, इसकी जुबान बंद करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर ये अपने गुस्से पे काबू कर ले तो ये जल्दी फिर बोलने लगेगा। इसके बाद यहाँ से सब चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते लैंसन एक बार विवुशियान की तरफ जरूर देखता है, लेकिन विवुशियान लैंसन से छुप रहा होता है, इसलिए लैंसन चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद विवुशियान एक नदी के पास आता है। इस नदी के पानी में विवुशियान को अपने भाई बहनों की छवि दिखती है और 16 साल पुरानी बातें याद आती है, तो विवुशियान उदास हो जाता है। इसके बाद यहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो बातें कर रहे होते हैं इस चलते जिन को जिंग और जियांग दोनों कबीले ने सर पे बिठा रखा है, खुद को सरदार समझने लगा है। सच में सरदार बनेगा तो क्या करेगा? ये सारी बातें विवुशियान सुन रहा होता है। में से एक औरत बोलती है, समझने की कोशिश करो, जब वो बच्चा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। फिर उसमें से एक आदमी बोलता है, तो क्या हो गया? दुनिया में वो पहला बच्चा नहीं है जो अनाथ है। अगर सब कोई उसकी तरह बन गया तो क्या होगा? फिर उसमें से दूसरा आदमी बोलता है, लेकिन चिल्डिंग का बचपन इतना आसान नहीं था। उसके जन्म के कुछ दिन बाद विवुशियान की वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी और कुछ दिन बाद उसकी माँ जियांग लिंग भी मारी गई। फिर उसमें से दूसरा आदमी बोलता है, हाँ कितनी बदकिस्मत औरत थी, उसने वी पे भरोसा करके अपनी जान गंवाई। इसके बाद विवुशियान खुद को ये सोच के थप्पड़ मारता है कि उसने चिल्लिंग से कहा था, काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें थोड़ी तमीज भी सिखाई होती। ये सोच के विवुशियान को गिल्ट फील हो रहा होता है। इसके बाद विवुशियान यहाँ पे लेट के थोड़ी देर आराम करता है। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है छोटे लड़के हर जगह शैतान को ढूंढ के एक कब्र पे आते हैं। यहाँ पे इन्हें एक अंकल मिलते हैं, तो जिंकी उनकी गर्दन पे तलवार रख के बोलता है, ए बताओ कौन हो तुम? तो समझदार लड़का उसे रोक के पूछता है, बाबा आप यहाँ क्यों छुपे हैं? तो बाबा बोलते हैं, मैं तो रखवाला हूँ, इन कब्रों की सफाई करता हूँ। तो जिंकी बोलता है, मुझे लगा यही शैतान है। फिर समझदार लड़का अंकल से पूछता है, बाबा आप यहाँ कब से रखवाली कर रहे हैं? फिर अंकल बोलते हैं, बहुत साल हो गए हैं बेटा, मास्टर वेन ने मुझे यहीं रहने का आदेश दिया था, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाया। धीरे धीरे यहाँ कब्रों की संख्या बढ़ती गई, अब यहाँ इतनी कब्रें हैं कि बुरी शक्तियाँ यहाँ खींची चली आती है। फिर समझदार लड़का पूछता है कि आपने कभी दिफान पर्वत पे कुछ अजीब देखा है? फिर अंकल बोलते हैं, हाँ देखा है, तुम खुद पर्वत पे स्थिर मंदिर पे जाके देख सकते हो। वहाँ नाचने वाली परी की मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति जिंदा इंसान की तरह दिखती है, बहुत अजीब है। इसके बाद अंकल एक बात और सोचने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में ही छोटे लड़के उन्हें प्रणाम करके यहाँ से मंदिर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन इनके निकलने के बाद अंकल बोलते हैं, हाँ याद आया, वो पत्थर की मूर्त जिंदा है। लेकिन तब तक यहाँ से छोटे लड़के जा चुके होते हैं और इसके बाद यहाँ विवुशियान आता है। विवुशियान इस खंडर कब्र को देखकर मन में बोलता है, यहाँ काफी घना कोहरा छाया है, लगता है यहाँ कई लोगों की लाश दफन है। मौत के बाद भी आत्मा यही मंडराती है और फिर इस घास में समा जाती है। फिर विवुशियान इस खंडर के अंदर जाता है तो इसे भी वो अंकल मिलते हैं। फिर विवुशियान अंकल से पूछता है, बाबा ये कौन से परिवार का कब्रिस्तान है? तो अंकल बोलते हैं, वो तो कब के चले गए, वेंग परिवार का नाम और निशान मिट गया। ये सुन के विवुशियान को झटका लगता है। इसके बाद विवुशियान को वेंकी की आत्मा नजर आती है जो कि उससे कह रही होती है, विवुशियान मेरे पूरे परिवार को यहाँ दफना दिया है। तो विवुशियान को वो नाचने वाली पागल लड़की याद आती है, तो विवुशियान कहता है, नहीं ये कोई आत्मा चुराने वाला शैतान नहीं है। इसके बाद विवुशियान सोच के बोलते हैं, चिल्डिंग की जान खतरे में। और फिर पलट के दिखता है तो वो अंकल भी गायब हो गए होते हैं। इसके बाद ये सीन यही खत्म हो जाता है और हमें वो मंदिर दिखाया जाता है जहाँ जिंदा मूर्ति खड़ी है। इस मंदिर में सबसे पहले ये छोटे लड़के आते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले फोचो शहर का एक आदमी पर्वतों पे गया था। उसे वहाँ गुफा में एक पत्थर दिखा जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता था। उसके 4 हाथ थे और वो नाच रहा था। मजे की बात यह है उस मूर्ति का चेहरा एक हंसती हुई औरत की तरह था। फोचो शहर के लोग इसे चमत्कार मानते थे और इसकी कई कहानियां मशहूर है। कहते हैं यहाँ मांगी गई इच्छा पूरी होती है। फिर चिंकी बोलता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये मंदिर इतना सुनसान ही है कि यहाँ पे कोई नहीं आता? तभी यहाँ पे चिल्लिंग आ जाता है और बोलता है, किसी ने ये पत्थर लाके यहाँ रख दिया और लोग इसे जादुई मूर्ति समझ के पूजने लगे। अगर ये वाकई इच्छा पूरी करती है तो मैं कामना करता हूँ कि दाफन पर्वत के सारे शैतान इसी वक्त मेरे सामने हाजिर हो। तुम्हें क्या लगता है ये ऐसा कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। तभी उनमें से एक बोलता है, हाँ चिलतेवान सही कह रहे हैं। तभी ये मूर्ति इस आदमी को मार देती है।
तभी सब बोलने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तभी ये मूर्ति हिलने लगती है, लेकिन विभूषण आके मंत्र लिखे कागज से इसे रोक देता है। तभी समझदार लड़का खुश होकर विभूषण से बोलता है मो तुम यहाँ। फिर विभूषण बोलते हैं जल्दी निकलो यहाँ से, मूर्ति लोगों की जान ले रही है। ये मूर्ति वाकई हिलती है तो जिंकी बोलता है ये मूर्ति अभी भी हिली थी। तो सब इसकी ओर तलवार दिखाते हैं। विभूषण फिर से मंत्र लिखा कागज इसकी ओर फेंकता है, लेकिन इस बार कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ से सब लोग बाहर भागने लगते हैं। बाहर भागते हुए विभूषण बोलता है बच्चों रुको, मेरे लिए रुको। तो समझदार लड़का और जिंकी रुक के बोलते हैं बच्चा किसे कह रहे हो, जानते हो हम लोग कौन है। फिर विभूषण बोलता है अच्छा ठीक है, माफ करना दोस्तों, क्या तुम कृपया करके चिलते जियान को हमारी मदद करने के लिए यहाँ बुला सकते हो। तो समझदार लड़का और जिंकी के पास वो लकड़ियाँ खत्म हो गई थी जिससे वो संदेश भेजते हैं। तो विभूषण बोलते हैं कुछ भी नहीं है। तो समझदार लड़का बोलते सब खत्म हो गई। तो विभूषण कहता है क्या भूल गया, तुम्हारे सरदार को पता चला तो कड़ी सजा मिलेगी। जिंकी बोलता है ये सही कह रहा है, इस बार अगर चलते जिन को पता चला तो हमें कड़ी सजा सुनाएंगे। फिर विभूषण बोलते हैं सजा तो मिलनी चाहिए वरना सबक कैसे सीखोगे। फिर समझदार लड़का विभूषण से कहता है बड़े भाई आपको पता कैसे चला कि वो मूर्ति सबकी जान ले रही है। फिर विभूषण कहता है मैंने पुरानी खबरें देखी थी जिससे मुझे पता चला ये काम किसी शैतान का नहीं है। फिर समझदार लड़का कहता है वो कैसे। फिर विभूषण कहता है तुम लोग हमेशा खेती के बारे में, किसान के बारे में और अपनी परंपराओं का ढोल पीटते रहते हो, लेकिन कोई तुम्हें काम की बात तो सिखाता ही नहीं। ऐसी बुरी आत्माएं बुरी लोगों पे हावी होती है। एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे इतनी सारी किसानों की कब्रें हैं, उनकी आत्माएं भी यही होगी, वो अपने लोगों पे हमला क्यों करेगी। इस बात पे तुम में से कभी किसी ने गौर किया है या फिर मैं सही नहीं हूँ। फिर जिंकी बोलता है बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन रुको, इसका मतलब तुम पागल नहीं हो। इसके बाद इनकी और मूर्ति आने लगती है। तो समझदार लड़का कहता है ये मूर्ति तो जिंकी कहता है इंसानों की तरह चल रही है। फिर विभूषण कहता है ताजुब है, इसे तो मैंने और लेंसन ने कैद किया था, फिर इसे किसने आजाद कर दिया। फिर यहाँ पे चिल्लिंग आ जाता है जो अपने तीर कमान से मूर्ति पे वार कर रहा होता है। तो समझदार लड़का कहता है चिल्लिंग मदद के लिए संदेश भेजो। इसके बाद विभूषण चिंकी की तलवार ले लेता है। तो चिंकी बोलता है अरे तुमने मेरी तलवार क्यों ली। विभूषण तलवार से एक बांस की लकड़ी काटता है और उससे बांसुरी बना लेता है। इसके बाद विभूषण बांसुरी बजाने लगता है तो सब उसे देखने लगते हैं। फिर चिंकी बोलता है ऐसे वक्त में बांसुरी क्यों बजा रहे हो, वो भी इतनी बेसुरी, तुम वाकई पागल हो। इसके बाद चिल्टिंग मूर्ति पे तीर चलाता है तो मूर्ति भड़क जाती है। तो चिल्टिंग उड़ के इसे लात मारने जा रहा होता है तो मूर्ति इसे थप्पड़ मारती जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद मूर्ति फिर इस पे अटैक करती है, लेकिन विभूषण की बांसुरी की वजह से यहाँ वैन किंग आ जाता है। विभूषण मन में बोलता है वेंडिंग वेंडिंग तो आखिर मर चुका था, ये यहाँ आखिर क्यों आया है। तो यहाँ पे लोग वेंडिंग को देख के बातें करने लगते हैं, ये वेंडिंग का भूत। जिंकी बोलता है ये क्या, वेंडिंग तो 16 साल पहले मारा गया था। इसके बाद विभूषण बांसुरी बजाने लगता है तो वेंडिंग उस मूर्ति के एक ही बार में टुकड़े कर देता है। इसके बाद विभूषण मन में बोलता है नहीं ये एक छलावा था, लेकिन ये किसने तैयार किया होगा, क्या वो चाहता था मैं वेंडिंग को बुलाऊं, लेकिन क्यों। इसके बाद पुरानी दुश्मनी के कारण ये सारे लोग मिलके वेंडिंग को घेर लेते हैं। तभी विभूषण बांसुरी बजाने लगता है तो इन सब में लड़ाइयाँ होने लगती है। विभूषण बांसुरी बजाते हुए मन में बोल रहा होता है मेरी बांसुरी सुन के उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, मुझे किसी भी तरह से उसका गुस्सा शांत करना होगा। वेंडिंग गुस्से में चिंकी की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन विभूषण एक अलग से धुन बजाने लगता है जिसके कारण वेंडिंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वेंडिंग विभूषण की ओर आने लगता है, विभूषण पीछे की ओर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे लेंसन आ जाता है और विभूषण का हाथ पकड़ लेता है। लेंसन विभूषण को पहचान चुका होता है। विभूषण फिर से बांसुरी बजाने लगता है जिसके कारण वेंडिंग यहाँ से चला जाता है। तो विभूषण अपना हाथ लेंसन के हाथ से छुड़ाता है। तभी यहाँ पे जियांग शेंग आ जाता है। जियांग शेंग चिल्लिंग को डांटते हुए कहता है तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा, जंगल में तुम्हें कौन मिला, ये सब करने की क्या जरूरत है, यहाँ आओ। चिल्लिंग बोलता है आपने मुझे शैतान को पकड़ने के लिए कहा। तो जियांग शेंग कहता है जुबान मत चलाओ। फिर जियांग शेंग पूछता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, इसने इतनी दबाई कैसे मचाई। तो उसमें से एक आदमी कहता है ये वेंडिंग का काम है, वो लौट आया है। फिर जियांग शेंग कहता है क्या कहा वेंडिंग, उसे तो कई सालों पहले मौत की सजा मिली थी, वो कैसे लौट सकता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये सच है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। फिर विभूषण की तरफ इशारा करके बोलता है इसने वेंडिंग को बुलाया था। फिर जियांग शेंग विभूषण की ओर बढ़ता है और कहता है अरे वाह, तो तुम लौट आए। इसके बाद जियांग शेंग विभूषण पे वार करता है तो लेंसन आगे आके उस पे वार करता है। इस तरह से दोनों के वार बेकार जाते हैं। तो जियांग शेंग कहता है लैन वांगची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद विभूषण यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जियांग शेंग उस पे वार करके उसे नीचे गिरा देता है। तो विभूषण उठ के बोलता है क्या समझते हो, तुम अमीर और शक्तिशाली हो तो किसी को भी मार सकते हो। फिर जियांग शेंग कहता है ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये तो नामुमकिन है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जियांग शेंग विभूषण से नकाब उतारने के लिए कहता है, लेकिन विभूषण कहता है नहीं उतारूंगा, जो करना है कर लो।
फिर जिंकी कहता है गुरुप्रमुख अपने आप पे काबू रखिए, आपका चाबुक दूसरों के शरीर में रहने वाली आत्माओं को पहचानता है। विवुशियान के मरने के बाद उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए थे, दूसरी आत्मा के बिना वो लौट नहीं सकता। तो जियांगशेन गुस्से से बोलता है तुम्हें कैसे पता वी वाकई मर चुका है। जिंकी कहता है लोग कहते हैं कि आपने खुद उसे अपने हाथों से मारा था। इसके बाद विभूषण 16 साल पहले के टाइम का सपना देखने लगता है, जहाँ पे विभूषण विभूषण पुकारने वाली उसकी बड़ी बहन और हर मुसीबत में साथ देने वाला उसका बड़ा भाई होता है। यहाँ पे जियांगशेन विभूषण से कहता है अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं कुत्ता पीछे लगा दूंगा। ये सुन के विभूषण फट से उठ जाता है। तो राजकुमारी कहती है विभूषण को परेशान मत करो। इसके बाद विभूषण उठ के जियांगशेन के पास आता है। राजकुमारी से कहता है दीदी यहाँ तो सब लोग हैं। फिर राजकुमारी बोलती है हम अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, ये दूसरा शहर है। फिर विभूषण पूछता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो जियांगशेन कहता है हम यहाँ शिक्षा लेने आए, लेकिन तुम्हें तो मस्ती ही सूझती है। इसके बाद विभूषण जियांगशेन के साथ ही मस्ती करने लगता है। फिर जियांगशेन भी मस्ती करने लगता है। तो राजकुमारी कहती है बस करो तुम दोनों, ये हमारा शहर नहीं है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इसके बाद विभूषण थोड़ा सा खेलता हुआ चल रहा होता है। तो जियांगशेन कहता है विभूषण खेलना बंद करो, हम क्राउड रिसोर्सेज पहुंचने वाले हैं, वहाँ पर सारे कबीलों के हुनर बच्चे आए होंगे, उनके सामने हमारी नाक मत कटवाना। तो विभूषण बोलता है ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद जियांगशेन अपने साथियों को भी ये बात समझाने लगता है। तभी विभूषण राजकुमारी का हाथ पकड़ के उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ये तीनों साथ में चल रहे होते हैं। तो जियांगशेन राजकुमारी से कहता है दीदी हम इतना लंबा सफर करके आए हैं और थके हुए भी हैं, क्यों ना कहीं रुक के थोड़ी देर आराम कर ले, फिर क्राउड रिसोर्सेज जाए। फिर राजकुमारी कहती है जरूर, अभी समारोह शुरू होने में 10 दिन बाकी है, हम कहीं रुक सकते हैं। फिर विभूषण कहता है कि हम यहीं पे रहने वाले हैं, मैंने सुना है यहाँ पे बनने वाली शराब पूरी दुनिया में मशहूर है, मुझे शराब पीनी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो जियांगशेन कहता है विभूषण तुम शराब नहीं पी सकते। फिर राजकुमारी कहती है तुम दोनों झगड़ना बंद करो, पहले अच्छी सी धर्मशाला देखते हैं। फिर जियांगशेन कहता है विभूषण याद रखना। तब विभूषण कहता है पता है मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। फिर जियांगशेन कहता है कहाँ जा रहे हो, देखा ये आपके लाड़ प्यार का नतीजा है, मुझे यकीन है समारोह शुरू होने से पहले ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। फिर राजकुमारी कहती है विभूषण बचपन से चल है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, पिताजी भी यही कहते हैं। फिर जियांगशेन कहता है क्या दीदी, आप और पिताजी हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। फिर राजकुमारी कहती है हम किसी को बदल नहीं सकते, और वैसे भी हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।